हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग जो है एथिक्स पेपर यानी जीएस 4 पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं एक एजुकेटर हूँ, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जो कि रिटायर हुआ था एज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। और मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटी मेरा नाम कमल है। तो आज हम जीएस 4 पेपर के बारे में विस्तार से तो चर्चा करेंगे कि पेपर क्या है, कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आपको मिल सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है हमारे देश की। और इस सर्विस को पाने के लिए एक एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना होता है। तो प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, फिर तो आज हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि पिछले सालों में जो एथिक्स पेपर जीएस 4 आया है, उसके अंदर क्या-क्या तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उनका कैसे उत्तर दिया जाना चाहिए। तो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू गिव आंसर्स टू देम। बिलीव मी, एथिक्स पेपर एंड the essay paper is one of the most scoring papers in civil services examination. And if you do well in these two papers, you can really expect a good score and ultimate selection in the civil services. तो हम लोग चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स जानते हैं कि एथिक्स का मतलब है which distinguishes you from right from wrong. It helps you in distinguishing what is right from wrong. It is when the values are in action in this world that becomes ethics. And ethics has become very important in recent times, क्योंकि पिछले 10-15 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा अनएथिकल एक्टिविटीज़ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स के द्वारा देखी गई है कि जनता जो है वो बड़ी कॉन्शियस हो चुकी है एथिक्स के बारे में। और पब्लिक गवर्नेंस के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएस 4 पेपर इंट्रोड्यूस किया। और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो एआरसी रिपोर्ट 2 थी, उसके तहत जो है कई रिपोर्ट्स निकाली गई। उनमें से एक रिपोर्ट थी जो कि कंपेंडियम 4 कहलाती है, वो एथिक्स के ऊपर थी, जिसके अंदर कहा गया था कि पब्लिक सर्वेंट्स को समय-समय पर एथिक्स के बारे में जो है बताना आवश्यक है। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक जो है एक्सपेक्ट करती है पब्लिक सर्वेंट से ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, वैल्यूज़। और इसलिए पब्लिक सर्वेंट को समय-समय पर ट्रेनिंग के द्वारा एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में समझाना आवश्यक है। So let's talk about the last 10 years ethics, previous year questions, analyze them, what are the benefits. And as I told you, I'm an educator on Unacademy. I take regular classes, a course on ethics, which is almost 60 sessions long. Each session comprises of 2 hours. And in those 60 sessions, we talk about every aspect of GS 4 paper. और जब मैं आपको GS 4 पेपर के बारे में बताऊंगा, तो आप विश्वास कीजिए कि आपको जीएस 4 पेपर के जितनी भी इंट्रिकेसीज है, इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आएंगी और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। So, this presentation today is going to give you an understanding of the types of questions that are asked in the GS 4 paper, identify the key concepts of ethics, that is the glossary, that is the terms and terminologies which are used, and also identify the question trends, how it has happened over the last few years. तो पहला हिस्सा जो जीएस 4 पेपर का होता है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नाउ एथिक्स इज समथिंग which happens between two human beings. When one human being, interacts with another human being on the basis of values, then it is said that he is giving it. जैसे कि हम वर्क प्लेस में या फैमिली में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के द्वारा जब हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ वार्तालाप करते हैं, कंडक्ट करते हैं, then it is said that we are moving on ethical lines. So ethics and human interface basically talks about what exactly is values, what exactly is ethics, when one human being corresponds or talks or conducts himself with another human being. So therefore, ethics is important in that eventuality. So ethics and human interface talks about the various aspects of human behavior, what exactly is required when one person talks to another person. Like, you will be the civil servant, so you will be required to talk to the different stakeholders. It can be public, it can be your colleagues, it can be your subordinates, it can be various stakeholders. And when you use values while talking to those stakeholders, then it is said that you are going on ethical
path. So therefore, ethics and human interface is the first topic of the GS4 paper. As I told you, values in action is ethics, or the play of values is ethics. How you interact and how the you have the influence of the educational institution, the society, and the family on you in inculcating values. We talk about ethics and human interface. So let's see some of the pattern of the questions. पहला क्वेश्चन 2022 में जो आया था, जो कि अभी रिसेंटली था, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, मैं और सालों के बारे में भी करूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इट इज बिलीव्ड दैट एडहियरेंस टू एथिक्स यानी नैतिकता का पालन जो है ह्यूमन एक्शंस में इंश्योर करेगा कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्मूथ फंक्शनिंग करनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर नैतिकता का पालन किया जाए। इफ सो, व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ एंड हाउ डू एथिकल वैल्यूज इन नैतिक मूल्य assist in the resolution of conflict? What are these conflicts? Conflicts are the ethical challenges and dilemmas which a civil servant or even an ordinary citizen faces in the workplace or in the family in day to day functioning. So, this is the first question. The second question, which example which I am giving you is 2016, 2016 में क्वेश्चन आया था on ethics and inhuman interface. वो प्रश्न क्या था? Explain how ethics contribute to social and human well-being. तो मैं अपने GS4 पेपर में सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं उनका क्या रेजोल्यूशन है, क्या मॉडल आंसर्स हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त एथिक्स टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, उनके बारे में विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर मॉरल्स, व्हाट आर एथिक्स, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट इज रैशनैलिटी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। इस प्रकार के जितने टर्म्स उनको हम ग्लॉसरी कहते हैं। फिर एक पेपर जो 2016 में एक और प्रश्न आया था वो था लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कॉन्डक्ट। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ह्यूमन कॉन्डक्ट करता है तो दो चीजें उसके कॉन्डक्ट को रेगुलेट कर सकती हैं, एक लॉ है और दूसरा एथिक्स। so therefore, so as to make it conducive civilized social existence, तो सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है लॉ और एथिक्स। तो डिस्कस, द क्वेश्चन इज ए, डिस्कस हाउ they achieve this objective, that is how law and ethics achieve this objective. And B part of the question is citing examples, show how the two differ in their approach. So this was, these were the three questions on this particular topic which I have selected. One of these I will discuss with you. So the question is, law and ethics are considered to be the two tools for controlling human conduct. यानी ह्यूमन बीइंग जब एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं तो ये माना जाता है कि अगर हमें सोशल एग्जिस्टेंस सिविलाइज्ड बनाना है उसमें लॉ और एथिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डिस्कस कीजिए हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। बी पार्ट इज गिविंग एग्जांपल शो हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोच, यानी लॉ और एथिक्स किस तरह से डिफर करते हैं। अब आंसर पार्ट ए, किस तरह से हम लोग आंसर देंगे ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, लेकिन हम लोग जब विस्तार से कोर्स को जब आप अटेंड करेंगे प्लस कोर्स को एथिक्स के ऊपर, उसमें हम लोग इस प्रकार के दर्जनों क्वेश्चंस, dozens of questions we will be discussing, case studies, almost 500 case studies we will be discussing so as to understand how to answer the GS4 paper to secure good handsome number of marks. So civilized social existence requires that men should observe norms necessary for preserving healthy social interaction. They should avoid violence and antisocial behavior because violence and antisocial behavior is unethical. They have to observe laws and morals which sustain economic and society में laws और morals होते हैं। Morals are क्या, किसको कहते हैं? Morals are those which are set by the society. So there is a very close difference between ethics, values, and morals. I will make that explain to you when we discuss at length the GS4 paper. So, part B, the law. The law lays down these conditions as commands. They are imperative. They are mandatory. They apply to all human beings.
which people have to obey or suffer penalty. If you drive a car beyond, say, 50 kilometers per hour and the speed limit is 50, if you drive at 90 kilometers per hour, you are violating law for which you may be punished. If you steal something, you will be punished. So laws laid down the condition as commands, people have to obey, otherwise they penalty. समाज जो है वो दोनों से चलता है, लॉ से भी चलता है, एथिक्स से भी चलता है। पर अकेला लॉ ही काफी नहीं है, अकेले एथिक्स ही काफी नहीं है। दोनों की आवश्यकता होती है समाज में एक ऑर्डर लाने के लिए। लॉज आर प्रोमलगेटेड बाय द सॉवरेन, दैट इज द गवर्नमेंट। दे हैव एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन, कि आवश्यक होता है उनको पालन करना। लॉज रिप्रेजेंट द मिनिमम ऑफ एथिक्स नीडेड फॉर सोशल सर्वाइवल। तो लॉज जो है वो एथिक्स का मिनिमम कहे जाते हैं। लॉज जो है, एथिक्स गोज बियॉन्ड द लॉ ऑल्सो। तो दस क्रिमिनल लॉज अगेंस्ट मर्डर, रेप, robbery, kidnapping, and like ensure orderly social behavior. Without these laws, you see, life becomes unsafe. There is pandemonium, there is chaos, there is disorder. Social peace is lost. The first and foremost thing which citizens want from the government is peace, tranquility, and crime should be absent. Social survival otherwise gets threatened if the laws are not there. So you have Indian Penal Code, you have Criminal Procedure Code, you have Dowry Prohibition Act, you have Domestic Violence Act. ये सारे laws हैं. Morals are voluntary. Morals are set by the society. They are derived from religion, social practices. They are rules which experience has shown as conducive to individual happiness and social harmony. So, so the society sets morals. People are taught morals through persuasion and upbringing. It is not mandatory. Laws are mandatory. You have to obey them. But morals are not mandatory. They are through persuasion. You catch ethics, values, morals from the society. Parents, teachers, preachers teach morals, values. They do not dictate or command. Morality, many, covers many areas of life other than law. तो लॉ तो एक निश्चित अवधि तक है, एक निश्चित उसकी सीमा होती है। उसके बियॉन्ड जो है वो एथिक्स आ जाए, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज। तो लॉ कंट्रोल्स इंडिविजुअल एक्शंस व्हिच हैव सोशल इम्पैक्ट। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से इसका किया। किसी एथिक्स पेपर के अंदर जनरली दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक 10 नंबर के, एक 20 नंबर के। और कुछ में आपको सब वर्ड्स लिमिट 150 की होती है, कुछ में 250 की होती है। तो आपको इन सब सारी बातों का ध्यान रखना है। तो जब मैं आपसे इस पेपर के बारे में विस्तार से कोर्स में चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की। सेकंड टॉपिक लेते हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज। देखिए जीएस 4 पेपर जो है वो कई टॉपिक्स में डिवाइडेड है। दूसरा पेपर है एथिक्स एंड वैल्यू, दूसरा सेक्शन जिसे कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया था विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शन, यानी कार्यवाहियों की नैतिकता। वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। यानी कि दो तरह की अप्रोचेस हमारे यहाँ चलती हैं। एक कहलाती है जिसमें मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड्स, और दूसरी है जिसमें एंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द मीन्स। विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट? जस्टिफाई योर आंसर। ये 2018। इसके अलावा 2017 में आया द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज मॉडर्न टाइम्स इज टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। ह्यूमन बीइंग्स, तीसरा क्वेश्चन 2014 में आया था। ह्यूमन बीइंग्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ends in themselves and never as merely means. Explain this concept. What do you understand by this concept? And what is the significance of this statement, giving implications modern टेक्नोमिक्स, यानी आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इसका क्या महत्व है, ये समझाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, एथिक्स पेपर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थियरी, दूसरा होता है। तो थियरी और केस स्टडीज के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग हम लोग फॉलो करते हैं। तो थियरी जो है उसके अंदर आपको तरह तरह के टर्म्स जो है वो उनके बारे में पूछ, व्हाट इज इन, व्हाट इज अकाउंटेबल, so you have to define that. Then second part is you have to explain the significance of that value. Number 3, where it can be used. Number 4, what is its importance in civil service. Number 5,
Give examples. Number 6, give some anecdote. Number 7, name some of the persons who practice that value. अब सोशल जस्टिस है तो बी आर अम्बेडकर, ट्रूथफुलनेस नॉन वायलेंस है तो महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा, और जब आप साइंटिफिक तरीके से कोई आंसर देंगे तो विश्वास कीजिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। So let us discuss one of these questions that was with regard to morality of action. One view is, जो पहला प्रश्न था एक बार फिर से देखिए, 2018 में यह प्रश्न आया था विद रिगार्ड टू मोरालिटी की एंड्स इंपॉर्टेंट है कि मीन्स इंपॉर्टेंट है। इन इस अप्रोच को आपको मैं बता दूं, ये जो दो अप्रोचेस हैं इसमें से एक अप्रोच को यूटिलिटेरियन कहते हैं जहां पर एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और दूसरी है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच वेयर मीन्स आर कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड्स। तो देखिए इसका आंसर अब हम लोग कैसे लिखेंगे। The means ends debate is a paramount ethical dilemma. Ends justify the means. Machiavelli, one of the philosophers, said he refers to a situation in which the final aim is considered so important that any way of achieving it is acceptable. उन्होंने कहा अगर ends जो है वो जो फाइनल एम हमारा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको किसी तरह भी आप अचीव करें वो जायज है। इसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन, where ends justify the means. But on the other hand, there are people like Gandhiji who firmly rejected the rigid dichotomy between ends and means, to the extent that they believed that means are important. The action, how you take action, is important. The ends are not important. Whatever may be the end result, means are important. So therefore, the utilitarian and deontological approach differs in this respect. Utilitarian approach says ends justify the means, whereas deontological says means are important, whatever may be the ends. Utilitarian people believe that if in the end happiness is achieved, then that particular mean is justified. But deontological is just the other way around. Gandhiji believed in deontological principle when he said that the action per se is important, not the ends. Okay. So this is how you will give answer. Gandhiji wrote, the means may be likened to a seed, the end to a tree, and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree. तो ये जो कोट्स है, ये हम कोट्स लिखते हैं तो हमारा आंसर और पावरफुल हो जाता है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे, मैंने आपको 5-6 स्टेप्स अभी बताए थे, उसमें कोट भी लिख दीजिए। उस कोट से आपका आंसर और इंप्रेसिव होगा और ज्यादा मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से जब आप अपने आंसर के अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम बना देंगे, उसका भी एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, और अगर आप उन स्टेप्स के माध्यम से अपने आंसर्स लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना, खूब अच्छे मार्क्स जीएस 4 में आएंगे। और जीएस 4 और एसए में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको ओवरऑल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट है उसमें आपकी अच्छी पोजीशन, पूरी संभावना। तो इसका दूसरा पार्ट है, द आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट द एंड्स और गोल्स आर एंड व्हाट मीन्स आर बीइंग यूज्ड टू अचीव। तो क्या मीन्स हम यूज करके क्या एंड्स अचीव कर रहे हैं। इफ द गोल्स आर गुड एंड नोबल एंड द मीन्स वी यूज टू अचीव देम आर आल्सो गुड एंड नोबल, देन यस द एंड्स डू जस्टिफाई द मीन। तो इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर दोनों चीजों का आवश्यक है, क्योंकि दो अलग अलग थियरीज है, कुछ कहते हैं एंड्स इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अच्छे मीन्स, सही मीन्स, गुड मीन्स करके हम जो है गुड रिजल्ट्स पाते हैं वो बेस्ट। बट दैट इज नॉट व्हाट मोस्ट पीपल ऑफन mean when they use the expression. Most use it as an excuse to achieve their goals through any means. तो ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि अगर गलत तरीके से भी हमको जो है एंड रिजल्ट मिल जाए तो हमें करना चाहिए। इवन हिटलर बिलीव दैट द हिज मीन्स, दैट इज होलोकॉस्ट, was justified for the end of racial purity Germany. So the ends justifying the means usually involves doing something wrong to achieve a positive end. तो कुछ गलत करके भी अच्छा रिजल्ट पाना, ये जो है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है। और इस प्रकार से कई बार हम रॉन्ग थिंग्स को भी जस्टिफाई करने की कोशिश है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स टू कंसिडर इन सच ए सिचुएशन, the morality of the action, the morality of the outcome, and the morality of the person performing that. And if someone is looking for a justification to their acts, it is often because they are doing something unethical.
देखिए एथिकल चीज़ करने में हम लोग को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अनएथिकल थिंग करते हैं तभी तो हम जस्टिफाई करने की। So the means are of paramount importance. View is clearly more appropriate, ethical, and desirable. So out of the two, generally the means are more important as per Gandhian philosophy. But while you have to explain the viewpoint, you have to give both the pros and cons of each of the approach. That is how you should give answers. So you should also first of all explain the utilitarian principle where the ends justify the means. Then you explain that why means are important. And therefore, in the end result, you can conclude that if means are also noble and ends are also good, that perhaps is the best situation. Okay? And you must give example like here I have given the example of Hitler. And so this is how you will do the answer writing. And can't you see the answer is a very impressive answer. बहुत ही अच्छा आंसर है, बैलेंस्ड आंसर है। इसी प्रकार से आपने आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर। तो अब हम लोग थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। ये एथिक्स और वैल्यूज़ का टॉपिक जो था, जिसके अंदर हम लोग चर्चा करते हैं कि वैल्यूज़ कौन-कौन सी है एंड व्हाट इज़ एथिक्स? वैल्यूज़ कौन-कौन सी है? वैल्यूज़ कैन बी ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, objectivity, rationality, accountability, transparency, forgiveness, empathy, compassion, sympathy। तो ये जो टॉप चैप्टर होगा एथिक्स एंड वैल्यूज के अंदर हम लोग तरह तरह की वैल्यूज की चर्चा करेंगे और इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए आवश्यक है। Then we will talk about foundational values. Then we will talk about what is the relation between ethics and value. So this is the second topic. Let's come to the third topic of this paper, emotional intelligence. आप जानते हैं कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द 6 क्वेश्चंस आर आईक्यू, ईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, इमोशनल क्वेश्चंट, फिजिकल क्वेश्चंट, सोशल क्वेश्चंट, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट एंड एडवर्सिटी। So associated with them is the intelligence. So emotional quotient measures emotional intelligence. So the concept of emotional intelligence was given by Mr. Goldman. So this is an important aspect of civil service because emotional intelligence is very much required at the hands of the civil servant. Civil servant के लिए empathy जरूरी है, compassion जरूरी, sympathy जरूरी है, लिसनिंग होनी चाहिए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट यूटिलिटी सिविल सर्विस में इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, इस बारे में थर्ड चैप्टर है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ, इसको समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन 2017 में आया था, व्हाट इज इमोशन। देखिए ये याद रखिएगा, थियरी ए पार्ट के अंदर हमेशा हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, व्हाट इज इंटी, व्हाट इज इमोशनल, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, so what is emotional intelligence and how can it be developed in इमोशनल इंटेलिजेंस जाती है, हाउ डज इट हेल्प इंडिविजुअल एथिक सिविल सर्वेंट के लिए डिसीजन 2013 में 2017 में आया था, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, शासनिक पद्धतियों में आप इमोशन कैसे। 2019 में आया था, इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट। यू एग्री विद। तो कहीं ना कोई कोट दे देंगे और कोट के आपको एक्सप्लेन करना, आप उससे करते हैं। तो जब भी आपने कोई कोट आए तो आपको उसको जस्टिफाई करने की, उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देने होंगे और फिर आपने बताना होगा कि आप किससे एग्री। 2020 में आया था, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप जैसा कि बाद में मैं आपको बताऊंगा के अंदर है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड आर द फोर कंपोनेंट बिसाइड्स दैट एम्पैथी। तो ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस और और एकेडमिक इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस जो है वो मेजर की जाती है आईक्यू से और इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर की जाती है ईक्यू से। और याद रखिएगा, जैसे कि एक बहुत ही सुंदर कोट है
20% of your success in life depends on the academic intelligence, IQ, and 80% of your success depends on emotional intelligence. अगला जो है टॉपिक इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है वो है थिंकर्स, फॉर्मर्स। तरह तरह के थिंकर्स हुए, रिफॉर्मर्स हुए, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अ, रामकृष्ण परमहंस, के अतिरिक्त चाणक्य, अशोका, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जो थिंकर्स हुए, रिफॉर्मर्स हुए और उनके द्वारा कहे गए बातें, कोट्स, तो ये चैप्टर जो है इसके ऊपर इनके ऊपर आधारित है। तो इन्होंने क्या-क्या कहा है, समय-समय पर क्या-क्या इनका योगदान रहा है हमारे देश के अंदर। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में भी चर्चा होगी, इसमें आपकी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे और रिफॉर्मर्स हुए हैं बहुत सारे, अहिल्याबाई होलकर हुई हैं। तो इस प्रकार से इन सब ने जो-जो हमारे देश में योगदान दिया है, उस बारे में चर्चा होगी। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार के आते हैं इसके अंदर। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा का। दलाई लामा वाज़ अ ग्रेट थिंग। तो 2022 के पेपर में दलाई लामा, स्वामी विवेकानंद का कोट 2021 के पेपर में आया था, एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर सक्सेस। तो दोज दैट परसिवियर माने जो लगे रहते हैं, विल सी द लाइट सूनर और लेटर। इसी प्रकार से दलाई लामा का 2021 में भी एक और कोट आया था, कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस ऑब्टेन पीस। हमें अपने अंदर शांति स्थापित करना सबसे पहले आवश्यक है, तभी हम बाहरी दुनिया में शांति स्थापित। 2019 में एक पेपर में आया था एपीजे अब्दुल कलाम का कोट, तो इसलिए कोट्स का एक आपको बैंक बनाना होगा। तरह-तरह के महापुरुषों ने जो-जो कोट्स किए हैं, उनका एक बैंक बनाना होगा और उनका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा और ये आपको सहायक होगा इवन ऐसे पेपर के लिए। तो वेयर देयर इज़ अ राइचियसनेस यानी शुचिता है इन द हार्ट, देयर इज़ ब्यूटी इन कैरेक्टर, व्हाट एपीजे कलाम सेड, एंड व्हेन देयर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज़ हार्मनी इन द, when there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace. So, beautiful line said by APJ. So, you will be required to explain this, your own word, what exactly is meant by. Next is attitude. So, what is attitude? कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो चीजें CS4 पेपर के अंदर बहुत महत्व। So attitude, you know, can be of many types. Generally, there are many classification of attitude, but the broad classification is a positive attitude and a negative attitude. So, what is an attitude? Because success in your civil service will depend not only on aptitude but also attitude. Aptitude तो वो चीज़ है जो कि आपको जनरली जन्म से मिलता है। You may have an aptitude for music, you may have aptitude for physics, mathematics, arts, humanities, singing, cricket, football, and attitude is something, an opinion which you form about other people or other things. So attitude के बारे में भी जो है इंक्लूड किया गया क्योंकि सिविल सर्वेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके अतिरिक्त मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, इस बारे में इस टॉपिक के जाएगी। इसमें भी कई क्वेश्चंस आए हैं 2013 और 17 में। So young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active. Suggest steps, motivate them to come forward. 2013 में एक प्रश्न आया था, it is often said that politics and ethics do not go together. What is your opinion? These were the two. Another topic is civil service aptitude. And now, mind you, it is not attitude, it is aptitude. So, civil service aptitude and foundational values, which include integrity, partiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service. तो सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या क्या फाउंडेशन चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप सिविल सर्विस एंटर करेंगे तो आपसे कुछ अपेक्षा की जाए। 2 साल की जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग के अंदर आपके अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ इनकलकेट करने की, जैसा आप जानते हैं
ethics and values are inculcated, they are actually caught rather than taught. So you catch ethics from different sources, from the sayings of the reformers, great people, philosophers, from religion, from religious books, from schools, from colleges, from parents, from society. So there are different sources of catching the ethics. इसमें भी जो प्रश्न आते रहे हर साल, देखिए प्रश्न जो आते हैं, टॉपिक्स तो यही है, लेकिन किसी में ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, किसी में कम आ सकते हैं, तो ये पैटर्न बदलता रहता है। तो आपको सभी की तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि अगले साल जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने जा रहा है। तो देखिए 2021, 2016, 2021 और 2018 में 4 प्रश्न जो आए थे, मैं उनके उदाहरण दे रहा हूँ। आपको मैंने आंसर राइटिंग के 2 उदाहरण दे दिए कि किस प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आंसर्स के जो है 150 वर्ड्स में भी कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, कुछ के 250 वर्ड्स में, और उन पर नंबर जो है उसी में 10 नंबर का होता है कुछ। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टिजन, नॉन पार्टिजन मीन्स विदाउट टेकिंग साइड्स, be considered indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with illustration. याद रखिएगा, कोई कंसेप्ट आप एथिक्स वैल्यूज वाले पेपर में एथिक्स एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी ट्रेन करेंगे, उदाहरण देना बहुत आवश्यक, चाहे प्रश्न में लिखा हो या ना लिखा हो, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। इफ यू कैन गिव टू एग्जांपल्स, वेरी गुड, बट एटलीस्ट वन एग्जांपल। And second question, then this question was in 2021. Second question in 2016 was, why should partiality and non-partisan, यानी निष्पक्षता और अपक्षपातीयत, be considered as foundational values in public services, especially the present day socio text? Illustrate your answer. Third question was 10 essential values, 10 values को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि एक इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के अंदर, describe the ways and means to prevent non-ethical behavior in public, तरीके बताइए, सुझाव दीजिए कि पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर अनएथिकल, नॉन एथिकल बिहेवियर जो है वो रोका जा सके। देन स्टेट द थ्री बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द एंड ब्रिंग आउट देयर, यानी कि कौन सी वैल्यूज है जो यूनिवर्सल है, जो कि सिविल सर्विस में हो आवश्यक। तीन ऐसी बेसिक बारे में। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर, ये भी प्रश्न आया था 2017 में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर arises when official public interest and personal interest are taking priority one above the other, यानी पर्सनल इंटरेस्ट जब ऊपर हावी हो जाता है और ऑफिशियल ड्यूटीज नीचे हो जाती हैं या पब्लिक इंटरेस्ट नीचे हो जाता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू एन अनएथिकल बिहेवियर। तो देन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तभी होता है जबकि दो इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। तो वो इंटरेस्ट हो सकते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट विजावी पर्सनल। So how can this conflict in administration solve? So basically we are talking about ethical challenges and dilemmas, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एथिक्स। डिस्क्राइब विथ एन एग्जाम्पल, देखिए फिर आपने देखा एग्जाम्पल जरूर देना आवश्यक। दूसरा एक और क्वेश्चन था जो कि 2015 में आया था, पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट विद द इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? उदाहरण के तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपने अभी कुछ ही दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आईसीआईसीआई, आपने सुना होगा कि उसके अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया था। जहाँ पर एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक ऐसी फर्म को लोन एडवांस कर दिया था विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द स्टेक, जिसके साथ उस रिलेशंस थी, फैमिली रिलेशन। So, public servants are likely to confront with the issues of conflict of interest. What do you understand by the term conflict of interest? Plain conflict of interest. What is significance of it? Where does it find application in the civil services? How does it manifest in the decision making by public servants? If faced with the conflict of interest situation, how would you resolve it? Explain with the help of example. फिर एग्जाम्पल दिए बगैर आपका आंसर कभी कंप्लीट। तो ये हो गए जो फाउंडेशनल वैल्यूज के तहत प्रश्न। एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी दृढ़ विश्वास का साहस,
देन अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, फेयरनेस, सब कुछ फेयर रखना, जस्टिस यानी कि हमें निष्पक्ष होना, न्याय करना। So, what do you understand by the following items in the context of public service? Integrity, perseverance, spirit of service, commitment, courage of conviction, पर्सनल ओपिनियन 2013 में ये प्रकार के प्रश्न टॉपिक किया। फिर आपके पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रूफ। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके तहत भी बहुत सारे। तो एक प्रश्न देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूं 2022 में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, क्वेश्चन 2019 में एक ऐसा ही प्रश्न और आया था, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी संवैधानिक नैतिकता को कैसे अपहोल्ड किया जा सकता है, कैसे लागू किया जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी, यानी कि पब्लिक गवर्नेंस के अंदर, पब्लिक लाइफ के अंदर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी कैसे लाई, कौन कौन से, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन द प्रेजेंट टाइम्स, हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज ओवरकम। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज करप्शन, व्हाट इज ऑनेस्टी, एंड विच आर द इंस्टीट्यूशंस विच इन्फोर्स दिस, सीवीसी, सीबीआई वगैरह, टीएजी। तो उनको कैसे, इनको प्रैक्टिस करने में क्या-क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कौन-कौन से प्रलोभन आते हैं, कौन-कौन से टेम्पटेशंस आते हैं पब्लिक सर्विस। फिर एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स, डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस। From this topic, mainly case studies are formed related to land acquisition, environmental conservation versus economic development. तो ये जो पार्ट बी है, ये अब हम उस बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंदर बेसिक केस स्टडीज आती हैं। तरह तरह की केस स्टडीज आएंगे, उसमें कोई ना कोई प्रोटैगनिस्ट होगा। प्रोटैगनिस्ट माने आप होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए एसडीएम, आप मान लीजिए कलेक्टर हैं, आप मान लीजिए म्युनिसिपल इंजीनियर हैं, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और आपके सामने एक ये परिस्थिति आती है। इस परिस्थिति में जहाँ पर कि कई ऑप्शन आते हैं, कई दुविधा की स्थिति आती है, आपके सामने कई विकल्प आ जाते हैं, तो किस विकल्प को आप फॉलो करेंगे? ये केस स्टडी में लिख, और केस स्टडी को सॉल्व करने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, जो मैं आपको समझाऊँगा इस कोर्स के अंदर। 8 स्टेप्स के तहत अगर आप एक्सप्लेन करेंगे केस स्टडी को, तो आपको नंबर जो है बहुत अच्छे मिलने। तो 2022 में जैसे एक प्रश्न आया था, ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज फॉर डे टू डे मीटिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन and for teaching and learning in education to the extent telemedicine in the health sector getting popular with the approvals of the competent authority. No doubt it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system. Describe and discuss ethical issues involved in the use of online method, particularly the vulnerable sector. यहाँ पर आपके सामने विकल्प का नहीं दिए गए हैं। तो 2 तरह की केस स्टडीज़ आती हैं, एक तो विकल्प वाली, दूसरी जिसके अंदर आपके सामने एक इश्यू रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए इसके अंदर एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या इन्वॉल्व्ड हैं, और उनके बारे में आप चर्चा कीजिए कि उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, और आपका इस बारे में क्या विचार। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। मीटिंग्स हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या कोर्ट्स, या टेलीमेडिसिन, तरह-तरह की चीज़ों के अंदर सा ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वी वर यूजिंग द वर्चुअल methodology, virtual technology. So what are the pros and cons of this? केस में आपने 2022 में जो का ज़िक्र करना है, इसका भी एक तरीका है जो मैं आपको बताऊँगा। फिर सपोज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली bound by forest and inhabited by ethnic communities, what rational policy should be followed? अगर मान लीजिए एक डैम, आप जानते हैं डैम जब बनता है कि कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फीड्स की होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और पानी कंट्रोल रहेगा, फ्लड्स नहीं आएंगे। और उसका कॉन्स क्या है? जब भी डैम बनेगा तो कुछ लोग वहां से विस्थापित होंगे,
उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, विलेजेस की विलेजेस हटानी पड़ेगी, उनको जो है रिहैबिलिटेट करना होगा, उनका ऑक्यूपेशन चला जाएगा, उनका घर चला जाएगा, उनके जीवन यापन की के जो मेथड्स हैं, जो इस यापन करने के जो तरीके हैं, जो उनका साधन है, वो सब खत्म हो जाएगा। उनको खाने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, एग्रीकल्चरल फील्ड सारी खत्म हो जाएँगी। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर आप एक डैम बनाना चाहते हैं, तो कैसी पॉलिसी आप बनाना फिर आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी कंपनी का क्या योगदान होना चाहिए सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और क्या नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं सीएसआर 2% ऑफ द प्रॉफिट्स आर डिवोटेड टुवर्ड्स वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनका एक योगदान सोसाइटी के प्रति होता है। जैसे कि किस प्रकार का योगदान हो सकता है? हॉस्पिटल्स ओपन, सरकार के लिए सब कुछ करना संभव नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय government, but it does not have adequate funds. It requires the help and collaboration, hand holding of the private sector also. That is why Tatas and Wipros and Reliance and all the companies, they carry out developmental activities. क्या क्या हो सकती है? Setting up of schools, setting up of hospitals, planting of trees, rural development, construction of roads, large number of activities are there under. So corporate governance includes number one, following certain rules which are laid down by SEBI, by Reserve Bank of India, by the Ministry of Corporate Affairs, ताकि स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट वॉच किया जा सके। स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं। तो जो चीज एथिक्स इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, कंपनीज के केस में एथिक्स और वैल्यूज जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा लागू की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। 2022 में आया था, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कॉर्पोरेट generating wealth and employment is doing so, they are bringing an unprecedented thought on the climate environment। जब कंपनी सेटअप होती है तो वो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती है, पोल्यूट करती है, ह्यूमन रिसोर्स यूज करती है, नेचुरल मिनरल्स यूज करती है, रिसोर्स यूज करती है, तो उसकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। तो ये प्रश्न है कि they are bringing an unprecedented onslaught on environment, climate, sustainability. In this background, do you think CSR is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities? Critically examined. इसी तरह से 2017 में प्रश्न आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल, एनालाइज। So that was the what I wanted to tell you about the previous year questions. I'm a regular educator at an academy, and I speak on and run courses on ethics, integrity, and aptitude, uh, GS2, governance, social justice, and essay as well. So my classes at an academy, the plus courses, ethics, integrity, and aptitude, essay, GS2, these are all running as plus courses. Generally, they are from 4 p.m. to 6 p.m. इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, जो कि मैं लेता हूँ GS4 के ऊपर भी, ऐसे पर भी, GS2 के ऊपर भी। So to join my free classes and plus courses, use code KMohan sir. Okay? And you can get a lot of discount on the Unacademy platform also from the subscription. So if you are willing to join, then please don't hesitate and quickly join it. I can assure you that the Unacademy platform provides you one of the best trainings in the country, and the courses which I run, they will be able to bring a lot of expertise in writing answers and getting a handsome score at the exam. आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर लाना है तो आप अनअकैडमी का ये प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो आपके सामने है। और ये जो है https TME Krishnamohan sir है। This is also available. You can converse with me, you can talk to me, you can interact with me on the Telegram channel. और जो आपको ये YouTube के ऊपर ये भी है,
आपका जा रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस दिशा में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप बात कर सकते हैं और पर भी। So today I have tried to discuss the previous year questions and the pattern, how the questions come and what kind of answers can be given. तो कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनके आंसर दिए जाते हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अब देर मत कीजिए क्योंकि 2024 और 2025 दोनों सालों के लिए जो है आप तैयारी करनी है और 2024 में ही आ जाए, बहुत अच्छा है और मेरा आपको शुभकामनाएँ हैं। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जीएस4 एसए और जीएस2 पे तैयारी है, इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी कि आप इसके अंदर कम से कम बहुत अच्छे नंबर के और अगर इन पेपर्स में आप अच्छा करेंगे तो मुझे विश्वास है बाकी ओवरऑल आपका स्कोर बहुत अच्छा इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी की तरफ से द लास्ट माइल या मॉक इंटरव्यूज भी लेता हूं। मैं यूपीएससी के ऊपर एडवाइजर भी रह चुका हूं और सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और कारण से रिव्यू का भी जो है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस। तो आफ्टर यू क्वालिफाई इन द मेंस देन डू कम फॉर द मॉक इंटरव्यू एंड दैट विल श्योर योर ऑल द बेस्ट। कामनाएं आप। नमस्कार।